हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सी टेट में जो पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो पेपर सेकंड हुआ आज सुबह की पारी में 9:30 से 12 बजे तक, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मैं CDP की बात करूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट के, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। SST वालों के SST वाला पार्ट बहुत ही अच्छा था क्योंकि पेपर का एनालाइज कर लिया गया है मेरे द्वारा। हिंदी, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी या सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी, हिंदी भी बहुत अच्छी डली है। इंग्लिश के क्वेश्चन बड़े अच्छे देखने को मिले हैं। तो आज पेपर सेकंड की पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। बिना किसी देरी के आप सेशन को अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपके दोस्त भी पेपर का मिलान कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, आज जो पेपर हुआ था उसमें पार्ट 1 की बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन जो पार्ट 1 में आप लोगों के साथ जो दिया गया था वो था कथन और निष्कर्ष वाला। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर आने को कहती हैं। तो जो 12 साल की अमाना है वो हर बार डर जाती है जब उसकी शिक्षिका उसको ब्लैक बोर्ड पर बुलाती हैं, और वह शर्मिंदा हो जाती है कि शिक्षिका उसे डांटेगी। कारण दे रखा है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आप लोगों को इसमें बताना है कथन और निष्कर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और ए है जो आर की सही व्याख्या करता है। जैसे आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, जो कारण दे रखा है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं, आप सब लोग एंग्जाइटी में अर्थात चिंता में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसी का अभी कथन ऊपर दे रखा है कि जब वो शिक्षिका उसको ब्लैक बोर्ड पर बुलाती हैं तो शर्मिंदगी महसूस करती है तथा उसे डर लगता है कि उसकी शिक्षिका उसे डांटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था आप लोगों के लिए, सेकंड क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का क्या रोल रहता है। ए ऑप्शन दे रखा था, बच्चों में कमियों की पहचान करता है, उनको सही ढंग से नामीकरण करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा, तो उसमें कमियों का पता नहीं करेगा। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि बात ही समावेशी शिक्षा की गई है। और सी ऑप्शन है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करना। डी ऑप्शन था, प्रतिस्पर्धा की भावना को। तो इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा में प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की जाती दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, क्योंकि जो सभी स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दे रखा था आपको, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण दे रखा है। इसमें भी कथन और निष्कर्ष दे दिया है उसको। कथन दिया है उसने, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। तो दिल्ली को एक संकल्पना और दूसरी भारत के समूह को डिवाइड करने में लोकेश को परेशानी हो रही है। कथन इसका कारण दिया है उसने, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा चिंतन मनन करने वाला क्वेश्चन था। इसमें ज़रूर 1 या 2 मिनट आपको लग गए होंगे सोल्व करने में। तो इसमें बोल रहा है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन दिया था, जीन पियाजे से आना ही था क्वेश्चन, एक ही नहीं 2 क्वेश्चन शायद इस पेपर में जीन पियाजे से देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत थ्योरी के अनुसार, तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शन दे रखे थे, परिपक्वता जैसे जैविक कारक
संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। बी ऑप्शन था, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। सी ऑप्शन, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डी ऑप्शन था, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। ये हो नहीं सकता कि पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभा सकता। क्यों नहीं निभा सकता भाई? पूर्व ज्ञान तो होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने लेसन प्लान के दौरान बच्चों को पढ़ाया होगा तो पूर्व ज्ञान के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी से बच्चे का पूर्व ज्ञान का नॉलेज का पता लगता है। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय अनुभव भी बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। और ए ऑप्शन था कि जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। ये बात जीन पियाजे नहीं करते। जीन पियाजे साहब एक बात करते हैं आपके सामने, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, वापस समावेशी शिक्षा। क्योंकि आपके लिए एक 5 नंबर का टॉपिक दे रखा था सिलेबस में समावेशी शिक्षा, तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये समावेशी शिक्षा को लेकर दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, इसमें भी कथन और कारण वाला दिया है। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण दिया है उसने, विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, कथन दोबारा पढ़ना कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या के बच्चों पाठ्यचर्या के अनुकूल शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निरंतर निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही कथन गलत होंगे आपके सामने, क्योंकि अगर समावेशी शिक्षा है तो विशेष बच्चों की तो बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। और विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। विशेष बच्चों का मैटर ही नहीं है, सिर्फ समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है उसने कि 10 साल की काकुली, काकुली किसी लड़की का नाम है सर, ये मत पूछ लेना कि सर ये काकुली कौन है। तो 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षिका क्या कर सकती है? ये बेसिक नॉलेज के आधार पर पूछा गया सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं पेपर में, जो अपने बेसिक ज्ञान के आधार पर अपन आंसर दे सकते हैं। अब अगर मान लो कोई लड़की गणित के सवाल के कारण कठिन सवाल से जूझ रही है, तो उसके समस्या समाधान के लिए अगर आप उस कक्षा के अध्यापक हो तो उसको क्या सुझाव देंगे? ऑप्शन देखो आप, उसे समस्या का समाधान दें। बी ऑप्शन है, उसे समस्या को छोड़ दें और अगले पर जाने के लिए कहे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि दूसरी समस्या पर चल जा। समस्या नहीं देंगे दोबारा, क्योंकि पहली समस्या में जूझ रही है। कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। आलम्बन मतलब स्कैफोल्डिंग। मैंने बताया था आप लोगों को, स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा देना। अगर बच्ची कक्षा में सवाल को सोल्व करने की कोशिश कर रही है, उसको कुछ समस्या आ रही है, तो आपको जहाँ पर उसकी मदद करनी है वहाँ पर करना चाहिए। अब लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक आ गए साहब। लेव वाइगोत्स्की को लेकर क्वेश्चन आया कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या भूमिका निभाना चाहिए? क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करें। डी ऑप्शन था, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। सही बात है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की की पारस्परिक अध्ययन की बात की है। इनमें से ऑप्शंस के अनुसार आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये CDP वाला पार्ट का सॉल्यूशन है अपने पास, जो कि 30 क्वेश्चन आपके दिए थे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पार्ट से। तो उसके क्वेश्चन देख रहा हूँ, अब मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अब लॉरेंस कोलबर्ग साहब से क्वेश्चन पूछा गया कि कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही हैं। अगर आपको कोलबर्ग का सिद्धांत याद होगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। कोलबर्ग को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। कोलबर्ग, अब इसने ऑप्शन दिए हैं कि जो यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्टित करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह द्विधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो कोलबर्ग साहब के द्वारा का ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अर्थात दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करने की बात कोलबर्ग द्वारा की गई है। यहाँ पर सटीक ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। हावर्ड गार्डनर, तो इनके द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है, उसमें क्या बात कही गई है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार इनके द्वारा जो ऑप्शन देखिए आप, बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है और बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती हैं। दोस्तों, ये जो अब आप लोगों को ऑप्शंस के अनुसार सभी ऑप्शंस सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका सही जवाब तो इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा बुद्धि समय के साथ बदलती रहती हैं। जो आपको जन्म के समय जो इंटेलिजेंस प्राप्त होती है वो बाद में समय के अनुसार और अपने वातावरण के अनुसार बदलती रहती हैं। तो विरासत में तो मिलती हैं, लेकिन ये बिल्कुल हावर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में बात कही है कि बुद्धि समय के साथ चेंज होती रहती है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण कौन सा है? लक्ष्य अभिविन्यास मतलब गोल ओरिएंटेशन। लक्ष्य के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन ए है, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है और एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इन ऑप्शन में आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए अर्थात कक्षा में स्थान अच्छा लाने के लिए दूसरों से बेहतर होने के लिए तो कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि अपने साथियों को कक्षा में पीछे छोड़ सके और वो आगे निकल सके, यही उसका गोल होता है। गोल ओरिएंटेशन की बात की थी उसमें। अब ये देखिए आप क्वेश्चन, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। तो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? अब ऑप्शंस के अनुसार देखिए आप लोग कि सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। अगला जो ऑप्शन है, विभिन्न तरीके देना। और दूसरा है शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्पित प्रदान करना। सी ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न रूपों को लागू करना। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पर हाईलाइट भी कर रखा है उसने कि क्या शामिल नहीं है। अब सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण अर्थात लेबलिंग और कैटेगराइजेशन करना, लागू करना, ये अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प में शामिल नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिताएं अर्थात देखने में समस्या है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश, अब देखिए आप लोग, दृष्टिबाधिता जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए, तो उनके लिए है आपके पास जो इन ऑप्शंस में ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ब्रेल एक स्वर्ण प्रणाली है, आवर्ती संग्रह स्पर्श यंत्र, आवर्ती संग्रह श्रवण यंत्र है। इनमें जो ऑप्शन ए है यह सही जवाब है, ब्रेल आएगा या तो एक स्पर्श प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्म अभिप्रेरण, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों को परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भावना मतलब फीलिंग्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, फैमिलीज और साथी मतलब पीयर ग्रुप्स और दोस्त। तो इनके संबंध में किसमें इनके संबंधों का अध्ययन मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। और 14वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से
किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं? शिक्षक और विद्यार्थी रेसिप्रोकल टीचिंग। बेसिक नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन था, तो पारस्परिक अध्ययन के आधार पर शिक्षक और विद्यार्थी में जब अच्छी बॉन्ड होगी तभी ऐसा संभव होगा। स्टूडेंट और टीचर में अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए साथियों, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती हैं उन्हें ब्लैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह ब्लैंक होते हैं। तो इनके अनुसार आपको सही जवाब देना है साथियों। यहाँ पर जेंडर भूमिका और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, भाषा और सोच मतलब लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की से दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया था? भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है लेव वाइगोत्स्की जी के द्वारा। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या बात कही है, मतलब लैंग्वेज और थिंकिंग के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर क्या बात कही गई है? वो कही गई है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ये बात ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रश्न का उदाहरण है, कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, मतलब एनालिटिक थिंकिंग, सोचने के लिए बढ़ावा देता है, ऐसा क्वेश्चन। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? इसका शॉर्ट आंसर खुली प्रश्न बंद प्रश्नावली का उदाहरण है। एक बार में आंसर आ जाएगा। फिक्स डेट, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष, तो देशों के फिक्स नेम है ही सही। जर्मनी का नेता कौन था? वो भी एक ही। तो इसका इस हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध में फैलने के किन कारकों का योगदान था। तो कारक बताने हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालिटिक करना होगा, थिंकिंग करनी होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला 18 क्वेश्चन है, ये भी कथन और निष्कर्ष से जो क्वेश्चन लिया गया है। 18 नंबर, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और कारण दिया है उसने, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब देखिए आप लोग, इसने पहले कहा है कि लड़कों की तुलना में, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स की तुलना, कंपैरिजन किया गया है। लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति हैं। और कारण दिया है उसने, आनुवंशिक रूप से लड़कियां हैं जो लड़कों से अधिक संवेदनशील होती हैं। तो ये देखिए दोनों नेगेटिव बातें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन इसके अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला देखिए आप लोग, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो अगर कोई कक्षा की जो टीचर हैं छात्रों को पूर्व ज्ञान को विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, तो क्या रणनीति अपनाएगी? वो अपनाएगी छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। यह सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। अगर आप जैसे कक्षा में कोई लेसन शुरू करते हो तो जाते ही पढ़ाना शुरू नहीं करते, उससे पहले आप लोग जो भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना चाहते हो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। तो अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो तो सीखने के लिए आकलन, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की रही है, समेटिव लर्निंग की बात नहीं की है, समेटिव। तो असेसमेंट लर्निंग के लिए आप लोग असेसमेंट लर्निंग का उदाहरण बताना है। ये हो जाएगा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा के शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी विचार विमर्श। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो उससे पहले विद्यार्थियों के स्तर का पता कैसे लगाओगे? पूर्व ज्ञान के आधार पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत
और हरदम तैयार करता है, सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण दिया है अधिगम केवल बाहर कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। दोनों बात नेगेटिव बातें, दोनों गलत हैं। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा कैसे नियंत्रित हो जाएगा? अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा होना जरूरी है, मोटिवेशन। अगर आप अंदर से होंगे, आपकी जिज्ञासा होगी तो ही आप सीख सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों कथन ए और आर दोनों बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ हैं। तो नई अवधारणा पढ़ाने के लिए ऑप्शन दिए हैं, उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। सी है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ाना। डी है एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। नई अवधारणा, अगर आप कोई नया कंसेप्ट, नई चीज़ पढ़ा रहे हो तो उदाहरण भी देंगे, गैर उदाहरण देंगे और अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा। सी नंबर 3 ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, लेव वाइगोत्स्की से तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में किस रूप को देखते हैं? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सी बात करते हैं? अब ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्रोसेस, सहयोगात्मक प्रक्रिया, इंडिविजुअल एक्टिविटी, व्यक्तिगत क्रिया। सी ऑप्शन है अनइफाइड प्रोसेस। डी ऑप्शन है इफेक्टिव अडॉप्शन फॉर द एनवायरनमेंट प्रोसेस। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, ना कि व्यक्तिगत प्रक्रिया की। ए ऑप्शन सही है जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा इस तरह का क्वेश्चन था थोड़ा बहुत। अगर आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक थिंकिंग मतलब क्रिटिकली और क्रिएटिविटी के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देती है? तो अगर आप लोग क्रिटिकल और क्रिएटिविटी थिंकिंग की बात करते हैं तो छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न अर्थात खुली प्रश्नावली वाले प्रश्नों की बात करेंगे और अपने समाधान स्वयं खोजने की बात करेंगे, तभी जाके उनकी सोच विकसित होगी। अर्थात एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी थिंकिंग, ये सब विकसित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पिज़ा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड विषय की तुलना में एक्स विषय सीखने में अधिक समस्या है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ही दिया है इसने, जैसे अपन 10th क्लास में थे, किसी को इंग्लिश कम आती थी, किसी को मैथ कम आती थी, तो बोलता था कि मेरे लिए यार इंग्लिश सीखना बहुत ही कठिन है, मैं हिंदी को, सामाजिक संस्कृत को आसानी से कर सकता हूँ। उसी प्रकार फिज़ा बोल रही है, एक लड़की का नाम है, कि उसे जेड विषय सीखने की तुलना में एक्स विषय सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेडी में रुचि रखती हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्न में से कौन सी संरचना पिज़ा की सोच का विश्लेषण करती है? तो पिज़ा ने अपने दिमाग में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब संज्ञानात्मक संघर्ष ये धारणा बना ली कि मुझे ये सब्जेक्ट टफ लगता है, मेरे को समझ में नहीं आता। तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट संज्ञानात्मक संघर्ष 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त उदाहरण है? मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात की जा रही है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम को समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों के अभिवर्ती स्वरूप की पहचान करना। सी है शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि। डी है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता निर्देश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका ए नंबर सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सही है कि सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन का अवसर प्रदान करना। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी स्वलीनता की बात की जा रही है। एनिमिज्म, जो स्वयं में लीन रहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो स्वलीनता वाले विद्यार्थी न तो पारस्परिकता की बात करते हैं, न कौशल की बात करें, न उच्च कौशल की, वह सिर्फ दिनचर्या में खुश रहते हैं, अपनी स्वयं की दिनचर्या में खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन जीन पियाजे साहब करते हैं। जीन पियाजे को देश को मानता है और लेव वाइगोत्स्की मानता है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का कंपैरिजन में तुलनात्मक अध्ययन में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म केंद्रित वाक को मानता है और लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी संघ आदि सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है अगला,
प्रगतिशील एजुकेशन की बात की रही है इसने। एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस किस कथन से सहमत होंगे? तो उसमें प्रगतिशील एजुकेशन में यहाँ पर इनके अनुसार, ऑप्शंस के अनुसार इस लड़के ने गलत कर रखा है इसका आंसर। स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, असभ्य होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं। डी ऑप्शन है, बचपन एक अलग जीवन चरण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है CDP का, लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट का। प्रत्येक बच्चे को, कथन और कारण का क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को खेलने और प्रयोग करने और अपनी दुनिया खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सही जवाब है दोनों, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, सही है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है, बचपन है और अपनी दुनिया में बहुत सारे खोजने के अवसर, प्रयोग करने के अवसर, खेलने के अवसर बच्चे को मिलते हैं। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आशा करता हूँ। धन्यवाद।